प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो आपका साइंस का बुक चलता है, ठीक है ना। उसका जो चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, क्या है, अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। इस अध्याय के सभी क्वेश्चन और आंसर के आज के क्लास में देखने वाले, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे, और एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस चैनल को, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन से विषय का कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कोशिका के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित, यहाँ पे कुछ नाम दे दिया गया है। अब कह रहा है आगे, इन्हें निम्नलिखित आरेख में उपयुक्त स्थान पे भरिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक आरेख यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको समझिए। ये वाला जो भाग आप लोग देख पा रहे हैं, ये है केवल जंतु कोशिका के लिए। और ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये है केवल पादप कोशिका के लिए। और जो आप लोग ये वाला भाग यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में, ये है आपका केवल जीवाणु कोशिका के लिए। बाकी बात ये वाला जो भाग है, ये तीनों का भाग है, ठीक है। तो जो तीनों में पाया जाएगा उसको यहाँ पे लिखिएगा। बाकी देखिए जो जंतु और पादप में पाया जाएगा वो इस वाले पोर्शन में आएगा। और जो देखिए जंतु और क्या है सर, ये जो जंतु में पाया जाएगा और जीवाणु में पाया जाएगा वो इस वाले पोर्शन में आएगा। उसके बाद जो पादप में पाया जाएगा और जीवाणु में पाया जाएगा वो इस वाले पोर्शन में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है केंद्रक। तो आप लोग जानते हैं केंद्रक कहाँ पाया जाता है सर, वो पाया जाता है जंतु में सर, और पादप में। तो वो किस भाग में आ जाएगा, इस भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो हम इसको एक मान लीजिए, आप इसको एक, इसको दो, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए, इसको तीन, इसको चार, इसको पाँच, इसको छः, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग मान लीजिए, उसके बाद हम एक दो करके भर देते हैं। देखिए तो पहला है केंद्रक। तो केंद्रक बोले ना आपको कि ये पाया जाएगा किसमें सर, जंतु में भी और पादप में भी। इस दोनों का कॉमन पोर्शन ये है, तो यहाँ पे वन लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे वन लिख दीजिए। अब है दो, कोशिका द्रव। आप लोग जानते हो कोशिका द्रव सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आएगा तीनों का कॉमन पोर्शन में, यानी कि ये वाला भाग, इसमें दो लिख दिए, ठीक है। यहाँ दो आ गया। आगे देखिए आगे क्या है सर, हरित लवक। तो ये जानते हैं हरित लवक जो है वो कहाँ पाया जाता है सर, पादप में पाया जाता है। तो पादप यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिए तीन। ये भाग जो सिर्फ पादप के लिए, वहां पे तीन आ गया। आगे देखिए चार में क्या है सर, कोशिका भित्ति। तो आप लोग जानते हैं कोशिका भित्ति कहाँ पे पाया जाता है सर, पौधे और जीवाणु में। तो कोशिका भित्ति कहाँ पे आ जाएगा, ये पौधा वाला हो गया और ये जीवाणु वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये पौधा वाला भाग है, कौन सा, तो ये है पौधा, ये जीवाणु है, जिसका कोमल भाग ये वाला। तो वहीं पे आप लोग चार लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका चार, ठीक है। आगे देखिए पांच में कोशिका झिल्ली। आप देखिए पांच कहाँ पे है, कोशिका झिल्ली है, तो वो लगभग सभी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो सभी कोशिका में पाया जाता है, तो कहाँ पे आ जाएगा, इसका जगह आएगा यहाँ पे। ये कौन वाला था जहाँ पे दो लिखे हैं, यहीं पे आप लोग पांच लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दो और पांच इसी पोर्शन में आएगा। अब देखिए छह में है, ठीक है, केंद्रकाभ। केंद्रकाभ जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, वो कहाँ पे पाया जाएगा सर, आप लोग जानते हैं वो आ जाएगा आपका सिर्फ जीवाणु में। तो कहाँ है, हाँ, ये वाला पोर्शन है सिर्फ जीवाणु के लिए। तो छह आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आरेख बना दीजिए। ये जो 20 वाला, एक बार समझ लीजिए, ये कॉमन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बीच में, ये कॉमन है तीनों का। तो यहाँ पे क्या क्या आया था सर, दो भी आया था और पांच भी आया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, या फिर लिख लीजिएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा था, हम फिर से बता दिए। चलिए आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते चलते हैं साथ में। आनंदी ने दो प्रश्नावली ली एवं उन्हें क ख से चिन्हित किया, ठीक है ना। दो ले ली, एक को क लिख दिया, एक पे ख लिख दिया है, ठीक है ना। उसने प्रत्येक प्रश्नावली में 2 चम्मच चीनी का घोल डाला, दोनों में चीनी का घोल डालिए। प्रश्नावली ख में उसने 1 चम्मच, ठीक है ना, ईस्ट डाला, ठीक है ना, डाला। इसके पश्चात उसने प्रत्येक प्रश्नावली के मुख पर दो कम फूले हुए गुब्बारे लगाए, दोनों पे गुब्बारा लगा दिया है, ठीक है ना। उसने इस व्यवस्था को धूप से दूर गर्म स्थान पर रखा, धूप से दूर कहीं गर्म स्थान पर रख दिया, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है आगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3-4 घंटे के पश्चात क्या होगा। उसने देखा कि प्रणाली ख से जुड़ा गुब्बारा फूला हुआ था। इसका संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। पहला देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन दिया गया, आपको राइट खोज के लगता है मारना है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर देखिए ये हो जाएगा आपका गो नंबर जो है। इस ने प्रणाली ख के भीतर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया, ठीक है ना। इसको आप लोग राइट आंसर मानिए। इसका स्पष्टीकरण क्या होगा वो भी हम आपको दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए उत्तर लिखिएगा, खमीर यानी ईस्ट ने चीनी का किण्वन किया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, ठीक है ना, जिसने गुब्बारा फुला दिया। तो ये लिख लीजिएगा उसका आंसर, ठीक है ना। स्पष्टीकरण ये हो गया।
देखिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है, आनंदी ने एक एक और प्रश्नली ली जो चूने के पानी से 1/4 भरा था, ठीक है ना, 1/4, ठीक है ना, भरा हुआ था। देखिए आगे, उसने परख नली ख से गुब्बारे को इस तरह निकाली कि गुब्बारे में भरी हुई गैस बाहर ना निकले। उसने गुब्बारे को चूने के पानी वाली प्रणाली से जोड़ा और उसे अच्छी तरह हिलाया। आपके विचार से वह क्या जानना चाहती थी? चलिए देखते हैं क्या आप लोग उत्तर लिखिएगा इसका। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा, वह यह जानना चाहती थी कि उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। वो जांच करना चाहते थे कि जो गैस बना है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नहीं है। यदि चूने का पानी दूधिया हो जाता तो यह CO2 की उपस्थिति पुष्टि करता। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगर वो गैस उसमें लगाएगी चूने के पानी वाले डिब्बा में, अगर ये पानी दूधिया हो गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और उसको दूधियापन कर देता है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना बबुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपका क्या कर रहा है, एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल की बुआई कर रहा था, ठीक है। एक किसान जो है वो गेहूं लगा रहा था। उसने फसल की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक डाला, ठीक है, और ऐसा उर्वरक डाला जो कि नाइट्रोजन से भरपूर हो। आगे देखिए, पड़ोस के खेत में एक और किसान सेम की फसल उगा रहा था, परंतु उसने स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक नहीं डाला, ठीक है ना। दूसरा जो है किसान वो नाइट्रोजन वाला उर्वरक नहीं डाला है। क्या आप इसके कारण पर, ठीक है, इसके कारणों पर विचार कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आप लोग किस प्रकार से इसके उत्तर को लिखिएगा। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, सेम फलीदार फसल है, ठीक है ना। सेम जो है वो एक फलीदार फसल है जो अपनी जड़ की गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती है, ठीक है ना। कौन सा सहजीवी संबंध, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके जड़ को देता है, जिससे नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्रोत प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसको खुद से पौधा जो है नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। इसलिए दूसरे किसान को नाइट्रोजन युक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही पौधे को प्राप्त हो जाता है बुआ, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। स्नेहल ने अपने बगीचे में दो गड्ढा खोदा है। दो गड्ढा खुना, एक का नाम दिया क, दूसरे का ख, ठीक है ना। गड्ढा क में उसने फलों और सब्जियों के छिलके डाले और उन्हें सूखे पत्तों के साथ मिला दिया, ठीक है। आगे देखिए, गड्ढा ख में उसने उसने उसी तरह के कचरे को सूखे पत्ते के साथ मिलाए बिना डाल दिया। एक में सूखा पत्ता दिया है, दूसरा में नहीं दिया है। उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया और 3 सप्ताह बाद देखा। वह क्या जांचने का प्रयास कर रहा था, आपको यही बताना है। तो चलिए देखते हैं आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखिएगा। चलिए तो उत्तर लिखिएगा, वह खाद बनाने के प्रभावशीलता, ठीक है ना, प्रभावशीलता का परीक्षण करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे गड्ढा ए है, ठीक है ना। गड्ढा ए में हरे कचरे, फल सब्जी के छिलके, ठीक है ना, और सूखे पत्ते का मिश्रण अपघटन के लिए आवश्यक सही कार्बन नाइट्रोजन संतुलन प्रदान करता है। जबकि गड्ढा बी की हम बात करें में, गड्ढा बी जो है उसमें यह संतुलन नहीं है और इसका अपघटन धीमी गति से होगा तथा इससे दुर्गंध भी आ सकता है, ठीक है। दुर्गंध भी आ सकता है गड्ढा बी से। यह प्रयोग दर्शाता है कि सूक्ष्म जीवों जैसे अपघटनकारी कारक तब बेहतर कार्य करते हैं जब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर पदार्थ मौजूद हो, ठीक है ना। तो बस इतने ही पता चला कि पहला गड्ढा जो है वहां पे कार्बन और नाइट्रोजन जो भरपूर तरह से मिलेगा, उसका संतुलन बना रहेगा, जहाँ पे अपघटन का क्रिया बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और दूसरे गड्ढा से बदबू भी आएगा, वहां पे अपघटन का क्रिया धीमे तरीके से होगा, स्लो रेट से होगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हो, वो यही जानना चाहता था, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार देखना चाहते हैं तो देख भी लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो बच्चा आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपका 5 से आगे का जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग पार्ट 2 में कराएंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 में, ताकि वीडियो काफी छोटा रहे और आप लोग अच्छे से कर भी पाओ इसको और मजा भी आए, ठीक है ना। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो वहीं पे मिलेगा। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, और प्ले लिस्ट में अगर आप लोग जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे दिखेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप लोग इतना क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, ताकि आप लोग सिर्फ नोट नहीं कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आशा करता आपको समझ में भी आ गया होगा। आप जल्द ही आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगले क्वेश्चन को भी हम लोग हल करवाते हुए आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास को करने के लिए।